हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो हम मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे थे, उनके अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स हम देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए जो भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की थी जैसे कि हम अपने आसपास अलग अलग तरह के मिक्सचर्स को देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। इन मिक्सचर्स को हम क्लासिफाई करते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में। या होमोजेनस को हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मिक्सचर, और हेट्रोजेनस को हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक, अगर हम बात करें मिक्सचर को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, तो देखिए, अगर हम कह रहे हैं इस तरह का कोई मिक्सचर हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो जहां पर हमें पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहे। पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इस तरीके से घुले हुए होते हैं पूरे सॉल्यूशन में या मिक्सचर में इस तरीके से घुले हुए होते हैं कि हमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते। जैसे हम बात करें सॉल्ट और वाटर की, है ना, हमने सॉल्ट लिया और साथ में वाटर का एक मिक्सचर बनाया। अब जो ये सॉल्ट है और वाटर है, सॉल्ट और वाटर का जो जो मिक्सचर है, अब इसमें क्या है कि जब हम सॉल्ट को डालेंगे वाटर में, तो सॉल्ट जो है वो वाटर में अच्छे तरीके से घुल जाता है, अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। जब ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है तो हमें सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को जिसमें जो पार्ट कंपोनेंट्स है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, उसे कहा जाता है होमोजीनस। और जहां पे कंपोनेंट अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता उसे कहेंगे हेट्रोजीनस। जैसे यहाँ पर एक सॉल्यूशन हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर हमने लिया है सैंड यानी कि रेत, और साथ में लिया है वाटर। हमने एक मिक्सचर बनाया, तो हम क्या देखते हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, वो पानी में घुलते नहीं है। तो इस तरह के मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनस। ठीक, अच्छा, होमोजीनस को हम बोल सकते हैं कि ये कहते हैं यूनिफॉर्म है। वहीं हेट्रोजीनस को हम बोल सकते हैं कि ये कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो फिर सॉल्यूशन की बात की। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं, मिल करके सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे पास है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, अच्छा सॉल्यूशन होते क्या बच्चों, सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनस। क्योंकि इनमें जो है हमें पार्टिकल नहीं दिखाई देते, जैसे हेट्रोजेनस में दिखाई देते हैं ना, वैसे नहीं। तो सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देते, इसलिए सॉल्यूशन को होमोजेनस कहा जाता है। तो होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कोई होमोजेनस मिक्सचर है तो हम उसे सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब अगली चीज ये है कि दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसे हम घोल रहे होते हैं, और सॉल्वेंट जिसमें घोल रहे होते हैं। जैसे नमक और पानी में नमक को घोल रहे हैं और पानी में घोल रहे हैं, जिसको घोल रहे हैं वो सॉल्यूट और जिसमें घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट। सिंपल है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें, तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, जो कि क्या थे, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये क्या है मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला हमने देखा। मास बाय मास परसेंटेज की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का मास इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सॉल्यूशन सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100 कर देंगे। वही मास बाय वॉल्यूम में सॉल्यूशन का मास अपॉन सॉल्यूट का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे मास बाय वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो आप देख सकते हैं तीनों फार्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया। फिर हमने ये सॉल्युबिलिटी कर्व को डिस्कस किया था, और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमने यहाँ पर देखी थी। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो क्रिस्टलाइजेशन को सिंपली समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ए बी का एक क्या बनाया,
सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। बी क्या है, सॉल्वेंट है, और ए क्या है, सॉल्यूट है। अब ए जब हमने इसमें डाला तो अब हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, कितना ग्राम ए, ये जो है केवल जो हम बोल सकते हैं कि 5 ग्राम ए डिसॉल्व हो रहा है 100 ml बी में, ठीक है। 5 ग्राम ए डिसॉल्व हो रहा है 100 ml बी में। अब हमने क्या किया, इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया। यहाँ पर टेम्परेचर था 40 डिग्री। अब टेम्परेचर को हम एग्जैक्ट ये वाला नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसका रेफरेंस रख करके समझ रहे हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 60 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। चलो तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने इसमें और सॉल्यूट डाला तो 60 डिग्री पर ये क्या कर पाएगा, ए जो है यहाँ पर हमने 500 ml लिया, तो 100 ml लिया हमने, 100 ml, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 15 ग्राम, और बी अभी भी कितना है, 100 ml। यानी कि टेम्परेचर 60 डिग्री बढ़ने पर, सिंपली समझो यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर देखो, जब हमारे पास 100 ml बी था तो 100 ml बी में 5 ग्राम ए डिसॉल्व हो गया। 100 ml बी में 5 ग्राम ए डिसॉल्व हो गया, केवल 5 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। टेम्परेचर क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस में ये हुआ। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी। तो जिस 100 ml में 40 डिग्री सेल्सियस में केवल 5 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा था, उसी 100 ml में 60 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, 15 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। सिंपल। अब ट्विस्ट तब आया जब हमने क्या किया, जब हमने इसे वापस से इसे नॉर्मल होने रहने दिया और इसको वापस से पहुंचा दिया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जब ये वापस से 40 डिग्री सेल्सियस पर आया, जब ये वापस से 40 डिग्री सेल्सियस पर आया तो 40 डिग्री में तो केवल ये 5 ग्राम ही डिसॉल्व कर सकता था, यानी कि बाकी का जो 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम और डाल करके तो 15 ग्राम हुआ, तो बाकी का जो 10 ग्राम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रिस्टलाइज। वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। और ऐसे ही क्या बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं। इन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। चलो, तो आपने बर्फ के क्रिस्टल्स देखे होंगे, है ना, बर्फ के कैसे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, स्नोफ्लेक्स जिसे कहा जाता है। तो ये बात हो गई, ये हो गई क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस, समझ गया। जैसे मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो हमने पानी लिया, ठीक है, पानी में हमने कोई सॉल्यूट डाला, कॉपर सल्फेट डाला, तो कॉपर सल्फेट केवल मान लो जितना पानी हमने लिया उसमें केवल 5 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है रूम टेम्परेचर पर। फिर हमने उसको हीट किया, है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, हीट किया, फिर अब हमने उसमें 15 ग्राम डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमने वापस से उसको कूल होने दिया, ठंडा होने रख दिया, तो ठंडा होने पर वापस से वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर तो केवल 5 ग्राम सॉल्युबल है, 5 ग्राम घुल सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुल सकता। तो बाकी का जो 10 ग्राम और है ना, क्योंकि 15 ग्राम घोल दिया हमने, बाकी का जो 10 ग्राम और है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उससे क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाई जाती है। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर एक सॉल्व किया था ये, तो यहाँ पर हमने सेम किया कि बीकर लिया, उसमें जो है कॉपर वाटर डाल करके कॉपर सल्फेट घोला, तब तक घोला जब तक वो क्या नहीं हो गया, सैचुरेटेड पॉइंट पर नहीं पहुंच गया। सैचुरेशन का मतलब, सैचुरेटेड पॉइंट का मतलब है, सैचुरेटेड का मतलब है वो पॉइंट जिसके आगे और ज्यादा सॉल्यूट अब हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंचाया पहले रूम टेम्परेचर पर ही, फिर हमने इसको हीट किया, हीट करने पर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी तो हमने इसमें और ज्यादा डाल दिया क्या, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम स्टिर करते गए तब तक जब तक ये भी क्या ना हो जाए, सैचुरेटेड ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे ये सैचुरेटेड होता है तो ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे इस तरीके से छान लेते हैं ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज इसमें हो वो अलग हो जाए, ताकि क्रिस्टल्स में कोई दिक्कत ना आए। फिर हम क्या करेंगे कि इस फिल्ट्रेट को जो है एक वॉच ग्लास में डाल देंगे, ठीक है। वॉच ग्लास में जब हम इसे डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होता है। फिर इन क्रिस्टलाइज को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा रिंस कर लेंगे और अलग से इकट्ठे कर लेंगे, तो हमें जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स यहाँ पर मिल जाएंगे।
तो इतनी ईजी ये प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन की। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा कि सी वाटर से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कैसे हमें सॉल्ट क्रिस्टल्स मिलते हैं, तो वहां भी क्या मिलते हैं, सॉल्ट क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, चलो फिर हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात की। डिस्टिलेशन प्रोसेस में दो मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड किसे कहेंगे, जो आपस में अच्छे से मिले हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं। जैसे हम कहें पानी में हमने नींबू का रस डाला, तो पानी और नींबू का रस दोनों क्या है, मिसिबल है। पानी में हमने विनेगर डाला, विनेगर सबने देखा है पानी की तरह ही होता है, व्हाइट सा सिरका जिसे हम कहते हैं, तो पानी में हमने सिरका डाला तो वो भी कैसा है, मिसिबल है। तो वैसे ही पानी में हम एसीटोन डालें तो वो भी क्या है, मिसिबल है। तो उन दोनों को हम सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, यानी कि मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, उसे बोलेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन दो तरह के हैं, एक सिंपल डिस्टिलेशन है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। दोनों डिस्टिलेशन हम यहाँ पर समझेंगे। तो सिंपल डिस्टिलेशन हमने डिस्कस कर लिया था। हमने क्या देखा कि यहाँ पर यहाँ पर सेपरेशन की टेक्निक तो है ही है। सेपरेशन करने के लिए जो दोनों कंपोनेंट हमने लिए, जैसे वाटर और एसीटोन मान लीजिए हमने लिया है, तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एसीटोन जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो एसीटोन पहले यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसे हीट करेंगे वाटर और एसीटोन के मिक्सचर को, ये सॉल्यूशन बोल सकते हैं, तो एसीटोन पहले क्या हो जाएगा, पहले उसके वेपर्स बन जाएंगे, कंडेंसर से आएगा, कंडेंस होएगा, यानी कि लिक्विड में कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है कि जहां पर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। तो यहाँ पर ये कंडेंस हो जाती हैं, और कंडेंस होने के बाद इन्हें हम इस तरीके से अलग से क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और वाटर जो है यहीं पर बच जाएगा। तो ये तो हो गई सिंपल डिस्टिलेशन। अगर हम कहें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे कि जो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम में बहुत सारे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट उसमें होते हैं। जैसे पेट्रोलियम में एलपीजी होता है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, कैरोसिन है, इसके अलावा बिटुमेन है, तो बहुत सारी चीजें उसमें है। तो ये सेपरेट कैसे किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन्हें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, क्योंकि अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो सेटअप है वो नॉर्मल सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, लेकिन बस यहाँ पर जहाँ पर थर्मोमीटर है, यहाँ पर साथ में क्या आ जाता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाता है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हेल्प करता है कि जो जिसको भी हम सेपरेट कर रहे हैं वो अलग अलग जो उनका फ्रैक्शंस में जा करके वो बैठ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट हम करते हैं। फिर नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये भी अच्छा मेथड है। यहाँ पर जैसे डाई इंक है, उसमें जो डाइज होती हैं उनको कैसे कैसे हम अलग अलग कलर को कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर ले सकते हैं, फिल्टर पेपर से भी काम चल जाएगा। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, वहां पर एक डॉट लगा देंगे। डॉट किससे, जैसे मान लो इंक जो भी हमें करनी, जो भी हमें सेपरेट करना है, ठीक है, वो कंपोनेंट हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे उसका। फिर इसको हल्का सा पानी में डिप करेंगे, हल्का सा, ताकि केवल जो उसका बॉटम पार्ट है वो हल्का सा टच हो पानी में। तो धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा और इसके जो कंपोनेंट है वो भी सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इंक जो है वो सेपरेट होने लगेगी। तो ये प्रोसेस क्या हो गई हमारी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप एक बार इसे देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हमने बात की बच्चों की दो इमिसिबल लिक्विड है उन्हें क्या सेपरेट करेंगे। तो दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना इस तरीके से, ये जो हमारे पास सेपरेटिंग फनल है, सेपरेटिंग फनल से बहुत इजीली कर लेंगे। देखो, मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अच्छे से मिले हुए होते हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़ता है, डिस्टिलेशन टेक्निक करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि वो सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग लेयर दिख रही है, इमिसिबल है क्योंकि जैसे वाटर और ऑयल है, तो ये मिक्सेबल नहीं है, मिक्स नहीं हो रखे एक दूसरे में। वाटर एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेता है, और ऑयल जो है वो अलग से एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेता है वाटर के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर सेपरेटिंग फनल की मदद से फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टॉप क्लॉक को खोलते रहेंगे। वाटर जब पूरा नीचे आ जाएगा तो बंद कर देंगे, ऑयल ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर सेपरेशन करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड को। फिर हमने सब्लिमेशन की बात की। सब्लिमेशन प्रोसेस, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। जैसे ड्राई आइस है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, तो ये भी प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन है। नैपथलीन बॉल्स है, कपूर है, तो कपूर को हीट करने पर डायरेक्टली या हीट ना भी करें, जो नॉर्मल वाले कपूर है जो कपड़ों में रखते हैं, और एक दूसरे कपूर होते हैं जिनको हम जलाते हैं, तो दोनों ही
दोनों ही कपूर, दोनों ही नैप्थलीन भी और कपूर भी, दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्लिमेशन से हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक मिक्सचर लिया है कैम्फर और सैंड का। कैम्फर यानी कि जलाने वाला जो कपूर होता है, और नैप्थलीन यानी कि वो कपड़ों में रखने वाला जो कपूर होता है, इंसेक्ट्स को भगाने वाला कपूर। दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों ही सब्लिमेशन शो करते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब हमने कैम्फर और सैंड का मिक्सचर लिया। अब कैम्फर को जब हम हीट करेंगे तो ये तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सैंड भी होगी क्या हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट? नहीं होती। सैंड को कितना भी हीट करेंगे वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, चलो, तो हम इन दोनों मिक्सचर को हीट करेंगे तो सैंड नीचे रह जाएगी, और जो कैम्फर है, तो कैम्फर क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा इवेपोरेट होकर के। इस तरीके से जो ये जो हमने यहाँ पर ये इन्वर्टेड फनल रखा है, ये जो ग्लास फनल रखा है, इस पर इसके जो सरफेस है, इसके जो वॉल्स हैं, उस पर वो चली जाएगी ना, वेपर्स उस पर डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे अलग करके फिर उससे हम निकाल सकते हैं। अलग से कैम्फर अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगी। सब्लिमेशन मेथड भी बहुत यूजफुल है बहुत सारी चीजों के लिए, जो इजीली क्या हो जाते हैं, जो इजीली भी ना बोले, या हम हीट होकर के गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं जो सॉलिड, उन प्रोसेसेस के लिए इजी है सेपरेशन के लिए। ठीक है, फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज हम पढ़ रहे थे, अलॉय। कुछ मिक्सचर ऐसे हैं जिन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि अलॉय। तो क्या अलॉय भी मिक्सचर है? हाँ, बिल्कुल मिक्सचर है। जैसे अगर हम बात करें कि अलॉय है क्या, अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, मेटल मेटल के या मेटल नॉन मेटल के। ठीक है, जैसे अगर हम देखें ब्रास है, तो ब्रास भी क्या है, अलॉय है। ठीक है, किसका, कॉपर और जिंक का अलॉय है। या ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज भी कॉपर और टिन का अलॉय है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो वो आयरन, कॉपर, निकल, क्रोमियम, बहुत सारी चीजों का अलॉय है। तो जरूरी नहीं कि वो मेटल के ही अलॉय हो, हमेशा मेटल और नॉन, जैसे स्टील की बात करें तो वो आयरन और कार्बन का अलॉय है। तो आयरन क्या है हमारा, मेटल है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल। वैसे ही स्टेनलेस स्टील वो आयरन, कार्बन, इसके अलावा क्रोमियम, निकल, इन चीजों का अलॉय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि इसमें कितना कितना परसेंटेज ये मिक्स हुए रहते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बात की सब्लिमेशन जो प्रोसेस है और इवेपोरेशन जो प्रोसेस है, दोनों में ही क्या हो रहा है, गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों ही बहुत डिफरेंट प्रोसेस है। डिफरेंट प्रोसेस है क्यों? क्योंकि सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है, सॉलिड स्टेट एक गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है, जबकि इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है। जबकि अगर हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की बात करें, तो कंडेंसेशन में क्या होता है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना। तो ये दोनों प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, एक ही चीज नहीं बन रही लेकिन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अच्छा, इवेपोरेशन की बात करें तो ये एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के पार्टिकल्स पहले इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो किसी के हाथ में नहीं, यानी कि कोई कर नहीं सकता इस प्रोसेस को। इवेपोरेशन अपने आप होती रहती है, जैसे सड़कों में पानी भर जाता है, अपने आप ही इवेपोरेट हो जाता है। छत धोते हैं हम, या बारिश आती है, छत गीला हो जाता है तो अपने आप सूख जाता है। हम नहा करके बाल धोते हैं तो बाल जो है अपने आप ही सूख जाते हैं। तो हम इसे प्रोसेस को जो है, हाँ, हम इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, लेकिन एक कंटिन्यू होने वाली प्रोसेस है, अपने आप ही होती रहती है। ठीक है, चलो, फिर हमने बात की सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजिनस मिक्सचर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें वाटर और सैंड, सैंड के पार्टिकल वाटर में क्या है, सस्पेंडेड है, ये क्या हो गया, हमारे सस्पेंशन हो गया। अगला एक और प्रोसेस हमने देखा कि कैसे हम जो है मड को वाटर से सेपरेट करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं मड को वाटर से सेपरेट, अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन है, कोआगुलेशन है, ये कुछ प्रोसेस है। कुछ जैसे फिल्ट्रेशन है। अब आप कहोगे कि मड को वाटर से सेपरेट करना, या मड और वाटर यानी कीचड़ वाला जो पानी है उससे पानी और कीचड़ अलग करना, हम फिल्ट्रेशन से भी तो कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन से क्या प्रॉपर फिल्टर होगा? थोड़ा बहुत जो कण है उसके मिट्टी के, वो थोड़ा बहुत तो पानी में आ जाएंगे, थोड़ा बहुत क्या, काफी ज्यादा आ जाएंगे, हम अच्छे से उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिल्ट्रेशन से हम केवल जो बड़े बड़े पार्टिकल है वो ही सेपरेट कर पाएंगे, जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल है वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोआगुलेशन जैसे टेक्निक। क्या करते हैं कोआगुलेशन में, एलम जो है उसको डाल देते हैं। एलम क्या करता है, एलम सारी जो डस्ट है उसको अपने आप पे चिपका देता है और हैवी होकर के बॉटम में सेटल हो जाता है। फिर उसको हम रिमूव कर सकते हैं, इस तरीके से सेपरेशन यहाँ पर हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये कुछ इजी टेक्निक्स हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, जैसे हम बोलते हैं कि हमें क्या करना है, क्रीम से बटर और मिल्क दोनों चीजों को अलग करना है। बनाते हैं घरों में हम, है ना, मलाई से मक्खन और मट्ठा बनाते हैं। तो कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, मक्खन और मट्ठा को अलग कर सकते हैं क्रीम से।
ठीक है। जैसे कपड़े धुलते हैं तो कपड़े जब हम सुखाते हैं वॉशिंग मशीन में, तो वो भी क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब वो इस तरीके से घूमती है तो जो सारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगेशन का टेक्निक जो है लैबोरेटरीज में भी किया जाता है ना, जब खून खून की जांच की जाती है वहां पर भी इसको यूज करते हैं। बाकी कोएगुलेशन हमने देख लिया था कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, छान करके सेपरेट नहीं कर सकते, उनको जैसे कोएगुलेशन टेक्निक, यहाँ पर क्या किया जाता है, कोएगुलेंट लिया जाता है। कोएगुलेंट जैसे कि यहाँ पे एलम हमने लिया, तो एलम को डाल देंगे, एलम क्या करेगा, सारी डस्ट को अपने अंदर क्या कर लेगा, अपने आप से उनको चिपका लेगा, या उन पर जो है चिपक जाएगा, और सारी डस्ट पार्टिकल्स को एक बॉल की तरह बन जाएगा और एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसे हम वहां से रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से सेपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, चलो, ये भी हो गई बात क्लियर, इतना आप देख लो एक बार। तो चलिए बच्चों, आज हमने काफी सारे टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। बाकी से कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।